हम लोग देख रहे थे कि ऑस्मोसिस। सर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ देख लिया था। Yes, sir. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। अच्छा, जो प्रोटीन है लक्षिता वो नाइट्रोजीनियस होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है, और लिपिड ऑयल होता है। लिपिड क्या है? ठीक है कि नहीं? जैसे दालों में प्रोटीन पाया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन है, तो उसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। ये कैसी? अभी पूछेंगे मदर हो गया, फिर आज बताना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और ये हाफ परमिएबल है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। और ये कैसी है बताओ? हाफ। दिस इज हाफ परमिएबल। ओके, नाउ तो it allows certain materials to pass through it, while this while it does not allow some material to pass through it. तो इसलिए it allows certain materials to pass through it, कुछ को जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती, इसलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हाँ बोलिए, ठीक है ना ये? हाँ, तो अब ये देखो, ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सोचो, देयर आर, अभी बता रहे हैं आपकी बात, तो देयर आर 4 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ईच सेल। हर सेल के 4 प्रमुख या बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसमें सेल वॉल भी होती है, बहुतों में होती है और बहुतों में नहीं होती है। जिनमें सेल वॉल होती है दोज आर, वो अगर मान लो तो बीच से ऐसे खीरे को, कुकुम्बर को तोड़ो तो टूट जाएगा, और जिसमें सेल वॉल नहीं होती कुछ टूट रहा है तो एनिमल, उनमें सेल वॉल नहीं, कुछ भी करने से कुछ टूट फूट रहा है, तो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा? मशरूम है तो मशरूम को तुम जब खाते हो तो तोड़ते हो तो क्या टूट जाता है? तो सेल वॉल है। कि कुकुम्बर या कोई भी और भी प्लांट बेस्ड सब्जी तोड़ोगी तो क्या टूट जाएगी? तो उसमें सेल वॉल है। और जिसमें हम लोगों के एनिमल के बॉडी में सेल वॉल नहीं है, हम लोगों की बॉडी में क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगी, इसलिए मोड़ने से टूटेगा भी नहीं। जरा ध्यान दीजिए, ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है। तो अगर इसकी सेल वॉल सारी हटा दी जाए तो फिर एक सेल ही रह जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि एनिमल सेल ऐसी होगी बिना सेल वॉल की, लेकिन फिर भी ये डबल लेयर्ड होगी। बात समझ आ गई? तो हमने आपको बताया कि किसी भी सेल में एक तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर्ड है, और इसके चारों ओर ये क्या बताइए? सेल वॉल। सेल वॉल, ये इसकी सेल वॉल है। ये पोर्स क्या है? हैं? ये पोर्स, ये क्या चीज है? That is बने हुए हैं ये सेल वॉल। ओके, these are सेल वॉल। तो ये जो हमने सेल वॉल बनाई है, इसका मतलब है इन 2 सेल के बीच में, अब आप ऐसे समझो, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो 2 सेल के बीच में या और भी सेल होंगी, एक ऐसी भी सेल होगी, ठीक है? तो उनके बीच में जो ये वॉल है, इसी को क्या कहेंगे बोलो? सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या काम करेगी? ये जैसे सेल वॉल है, ये देखो, ये सेल वॉल हो गई कि नहीं? तो सेल वॉल, अब जैसे हम लोग हैं ये, तो क्या तुमको पलक ये बात मालूम है ऑस्मोसिस क्या होती है? बोलो क्या होती है? movement of water from high concentration of water to low concentration of water. इतनी बात समझ आ गई? अब मान लीजिए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम क्या करेंगे, ये प्लांट है और ये प्लांट का रूट है, तो प्लांट का रूट है एंड दिस इज प्लांट। तो हमने क्या कर दिया, जिस बर्तन में रखा हुआ है उस बर्तन में हमने बहुत सारा पानी दे दिया। हम लोग तो कई बार 1 मग हमने दिया, फिर 1 मग मम्मी ने दिया, एक मग तुम्हारी छोटी बहन ने भी दे दिया, 3 मग इसमें दे दिए। अब तो उस पानी को अंदर जाना ही जाना है, तो अगर अंदर जाता जाएगा तो एक ऐसा टाइम होगा कि दिस सेल विल बस्ट
क्योंकि वो तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाता ही जाएगा, वो तो कभी भी नहीं रुकेगा। अगर एक तरफ चाशनी है और एक तरफ प्योर पानी है तो पानी जाता ही रहेगा चाशनी की तरफ, क्योंकि चाशनी का तो मुकाबला वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सेल को बस्ट होने से कौन बचाता है? सेल वॉल। सेल वॉल डज नॉट अलाउ। तुमने ये देखा होगा कि सब्जी वाले बार बार पानी क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर जाता है, क्योंकि अंदर तो मिनरल्स हैं, आयंस हैं और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं। तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन जो उसके ऊपर छिड़का जाएगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो इट ओनली अलाउज सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर टू एंटर इट साइड इट। तो अगर कोई सेल मान लीजिए पानी की कमी की वजह से ये ऐसे हो गई है, तो जब सब्जी वाला पानी डालेगा तो ये तुरंत टाइट हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो इस भाई टाइट हो जाएगी। इस चीज को हीमोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिसिस। दैट इज एंटरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच इज आउटसाइड टू इनसाइड सेल। तो बाहर से अंदर आ जाएगा तो फूल जाती है, और फूलने को क्या कहेंगे? हीमोलिसिस। तो बोलो उसको बस्ट होने से कौन बचा रहा है? सेल वॉल का भी फिर पर्पस हुआ। तो या कई बार आप देखोगे कि हम लोग तो क्या है कि पानी से बच जाते हैं, लेकिन पौधे क्या करेंगे? कई बार बारिश कई दिन तक होती है, तो इसका मतलब तो वो तो सड़ जाएंगे। इस तरीके से तो उनका सर्वाइवल ही इफेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कई दिनों की लॉन्ग बारिश होती है और फिर फ्लड भी आ जाता है, तो ऐसे में तो कोई भी पेड़ धरती पर नहीं रहेगा। सो हु इज देयर टू टेक केयर ऑफ दीज प्लांट्स? इट इज द सेल वॉल। तो वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको टर्जर रखती है, टाइट बना के रखती है, और इवन मैकेनिकल जर्क से भी उनको बचाती है। तो दो बात हो गई। अब हम एक एक चीज करके देखते हैं। सर एंटरिंग ऑफ वाटर को भी कहते हैं वो सब हम बता रहे हैं। तुम इतना जान लो कि सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है एंड इट डज नॉट अलाउ एक्सेस वाटर टू इनसाइड। अब जो बाकी मैं लिखाऊंगा, अब देखो बाकी आप मत पूछे, काउंसिल मत कीजिए, हम यहाँ बताएंगे। चलिए ओके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर हाँ सर आपने संडे के टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि 4 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेल, तो उसमें एक सेल वॉल भी है लिखा है। तो सेल वॉल बुक में 4 लिखे, इसीलिए हमने 4 बताए। यहाँ देख लो, तुमको पता चल जाएगा 4 है, और 4 हेडिंग भी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद क्या है पढ़ो जरा, सेल वॉल, फिर क्या है न्यूक्लियस, और चौथा है साइटोप्लाज्म। तो 4 चीज़ें आपको पढ़नी इसमें। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ साइटोप्लाज्म भी है। तो 4 एसेंशियल पार्ट्स क्या हो गए बताइए? 4 एसेंशियल पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग है। सेल वॉल, और तीसरा क्या है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ये बात हो गई। सर मैंने 3 में लिखे और साइड में ब्रैकेट। देखो जिसने सेल वॉल नहीं भी लिखा है उसका भी चल जाएगा, क्योंकि जब हमने बताया नहीं तो हम आपसे एक्सपेक्ट भी क्यों करें क्या। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं। चलो अब देखो, सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अलग अलग है। एक ही बात है, पिछली क्लास में बता दी थी, तो इसमें कोई नई नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन, ये सही कह रहे हैं, ये दोनों एक। तो हम आगे बढ़े। सो इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यही सेल मेम्ब्रेन भी है निष्का। तो सेल, चूंकि सेल की मेम्ब्रेन है इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। नाउ इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन made of protein and lipid. So this is made of protein and lipid. Plasma membrane separates the inside material of cell from outside environment. So plasma membrane is a special kind of membrane which separates inside material of cell
फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। हम लोगों की बॉडी में भी बहुत सारा सेल है, और सेल के बाहर रियान क्या है? हम लोगों की बॉडी में बहुत सारी सेल है, लूजली पैक्ड है। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्या चीज़ है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारा प्रोटीन है, फैटी एसिड्स है, और ना जाने क्या क्या है, अमीनो एसिड्स है। लेकिन सेल को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है। तो उसे जो लेना होता है वो ले लेती है और बाकी बाहर फेंक देती है। तो इस तरीके से इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच डिसाइड्स what are the materials to be taken in and what are the materials which are rejected out or excreted out. ठीक है कि नहीं? तो which separates, now it allows only certain types of particles. It allows only certain types of particles material या particle to enter inside. So it is often known as Inside. While this allows Other material. other materials. So it is called selectively permeable membrane. और या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब हाफ होता है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो इसी को एसपीएम भी कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए कि ऑस्मोसिस क्या है, परासरण से तुम क्या समझते हो? दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर देख लो निखिल, अगर सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, मान लो तुम्हारी सेल हमने चाशनी में डाल दी, बॉडी की एक सेल निकाल कर, तो बोलो सेल के अंदर का पानी बाहर जाएगा कि बाहर का अंदर? क्योंकि अंदर पानी जाता है। और कभी कभी तुम्हारी सेल को वाटर में डाल दिया तो बाहर से अंदर जाएगा। तो सेल किस में डाली गई ये चीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है कि नहीं? हमने किस में डाला। सो इसलिए व्हाट इज ऑस्मोसिस? अब हम देखें ऑस्मोसिस क्या होता है। Spontaneous movement of water from matter. ऑस्मोसिस दैट इज, और फिर वो बोलेगा, फिर तुम उसको डिनाई करोगे, वो तो बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। वो भी पिछली बार भी बोला सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग है, तो कब तक उसको डिनाई करोगे? पढ़ के नहीं आया है। सर वो बोला था कि एक होते हैं नहीं पूछा। तो अब जरा देखो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या मतलब है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। स्पॉन्टेनियस भी चल जाएगा, लेकिन क्या कहीं कहीं नहीं लिखा है, तो क्योंकि है तो डिफ्यूजन ही, तो ये भी एक तरीके से स्पॉन्टेनिटी है, बट हम डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे। आपकी बात सही है ना? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। बस आप इतना बोल दीजिए, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बोलो, बात समझ आ गई? अब जरा देखो, स्पॉन्टेनियस लिख सकते हो, बस सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ वाटर। बुक में स्पॉन्टेनियस लिखा, पढ़ो जरा, कहीं ऐसा लिखा है क्या? नेट डिफ्यूजन, बस नेट डिफ्यूजन ही है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर concentration of water to lower concentration of water। तो ये केवल सेल में होता है, वरना कि हम लोग कोई एक को पानी के लिए डाल देंगे तो वो ऑस्मोसिस नहीं होता। जो भी ये नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि एक तरफ पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी वाले से कम पानी वाले की तरफ भेजना। दिस इज़ द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना? सो ये उसको एक मैकेनिज्म मिला हुआ है कि वो अपने अंदर वाटर कैसे रेगुलेट कर सकती है, ठीक है? अब तुम एक और बात बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे, क्यों इस क्वेश्चन में लिखा है द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर? हाँ भाई, आपकी बुक में लिखा है नेट मूवमेंट। हाँ आप बोलो। वो ज़्यादा नहीं जाने देता सर, वो रेगुलेट करता है।
बहुत बड़ी बात बोली। देखो कितनी अच्छी बात बोली कि यहाँ देखिए सेल के अंदर अगर वाटर है और बाहर शुगर का चाशनी है, सिरप, तो अदिति तुम क्या मुझे ये बात बताओ, ये भी इन्होंने बता दिया आंसर, पानी किधर से किधर जाएगा? अंदर से बाहर ना, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं निखिल, निखिल कह रहे हैं बाहर से भी अंदर जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अब आपने सुना नहीं, यही चीज़ तो इन्होंने ऑब्जेक्ट की कि सर आप ये कह रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आई ऑब्जेक्ट, वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम आइदर साइड। यही तो बड़ी बात बोल दी उन्होंने। और वो देखो बुक लिए तो नहीं बोले, उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, बुक कर गया कि वो कह रहे हैं कि अगर इसमें पोर्स हैं तो पानी दोनों तरफ जाएगा, लेकिन जो बाहर से अंदर आएगा वो थोड़ा होगा। बाहर भी पानी है तो अगर उसमें होल्स है तो पानी कहीं से भी कहीं जाएगा, लेकिन जहाँ अंदर है, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बाहर कम है तो यहाँ से वहाँ जाएंगे। अगर इसी तरीके से तुमने देखा, हो सकता है शहरों से भी गांव में जाते हो, गांव से भी शहरों में आते हो, लेकिन नेट मूवमेंट तो क्या होता है कि अर्बनाइजेशन, गांव से शहरों की ओर आना। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ऑस्मोसिस में दोनों तरफ से वाटर जाएगा, लेकिन ज़्यादा किधर से किधर जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वो जहाँ भी हो। मान लीजिए जैसे मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया, हो सकता है उल्टा भी हो, रिवर्स भी हो सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, ये नई बात है बिल्कुल, है कि नहीं? और इसीलिए बुक में नेट मूवमेंट लिखा। समझ आई बात कि नहीं? दोबारा बता दीजिए नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट का मतलब अगर यहाँ से 10 H2O बाहर गए, ये पूरा H2O ही H2O है और बाहर भी H2O है, जब इस वाले होल से ये H2O यहाँ जा सकता है तो क्या ये अंदर नहीं जा सकता? तो ये ऐसे दरवाजे हैं जो आदमियों के लिए बने हैं। तो अगर अंदर से 10 आदमी बाहर जा रहे हैं तो बाहर का भी एक आदमी अंदर आएगा। कोई वो ये थोड़ी खड़ी है कि नहीं बाहर से नहीं आने देंगे, उसी दरवाजे से कई बार बाहर के वाटर अंदर भी आते होंगे। क्या सेल को ज़रूरत होती होगी तो क्या बाहर से पानी नहीं देती होगी? तो इसलिए वो सेम डोर इज़ फॉर एंट्री एंड एग्जिट बोथ। हाउएवर जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वहाँ से दूसरी तरफ मूव करेगा। इस चीज़ को प्रेशर डिफरेंस कहते हैं। इस चीज़ को डिफरेंशियल प्रेशर, यानी अंदर वाटर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर कम है तो निकल ही जाएगा, और बाहर वाटर प्रेशर ज़्यादा हो तो अंदर चला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? नेट मूवमेंट। तो नेट मूवमेंट का मतलब है 10 पार्टिकल अगर अंदर गए और 2 बाहर से अंदर आए, तो बोलो रियान, नेट अंदर से बाहर जाना हुआ कि बाहर से अंदर आना हुआ? दोनों सेम हुआ। दोनों सेम नहीं हुआ। अगर मान लो अंदर से, अगर ये देखो मैंने कहा ये H2O निकला बाहर, ये H2O निकला और ये H2O निकला, और बाहर से एक H2O आया, तो तुम मुझे बताओगे कि अंदर से बाहर ज़्यादा गए कि बाहर से अंदर ज़्यादा? तो ये तब तुमसे पूछा जाएगा नेट मूवमेंट क्या हुआ, तो चपरासी कहेगा प्रिंसिपल से, सर 3 बच्चे अंदर आए थे और 10 बाहर गए थे। 3 अंदर आए, 10 बाहर, सर 7 बाहर गए, नेट 7। ये चपरासी बता देगा। वो ये नहीं कहेगा सर वही गेट तो जाने के लिए भी आने के लिए भी है। तो जब प्रिंसिपल पूछेगा कि कितने टोटल नेट मूवमेंट हुआ, तो कहेगा 7 आउट। समझ में आ गई बात कि नहीं? कि वही गेट है, दैट मीन वाटर इज मूविंग ऑन आइदर साइड। हाउएवर वेयर वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम दैट साइड टू अदर साइड विल बी मोर। जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, और बाहर है ही नहीं तो अंदर क्या आएगा? सही बात कि नहीं? तो नेट का मतलब है कि प्लस माइनस कर लो आने और जाने का, और उससे जो बच जाए वो फाइनली कौन सा है और कहाँ गए। सर ऑस्मोसिस सेल के अंदर हो सकता है? सेल के अंदर नहीं। अब सेल के अंदर का देखेंगे, सब जगह जो भी है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। एक उन्होंने बात कही और एक इन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया। इन्होंने क्या कहा, सर अगर ये सेल है तो सेल में ये देखिए, ये क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डबल लेयर? Yes, अब sir. इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, वीडियो में दिखाएंगे कि इसमें होता क्या है इस डबल लेयर में। तो इसके सेंटर में क्या है बताइए? न्यूक्लियस। तो आपको ये बात पता चल गई कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके ऊपर की जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है वो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब देखो, और इसको तुमने क्या कहा, बोलो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके चारों तरफ ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये भी डबल लेयर्ड है, इट इज रेटिकुलम। ये नेटवर्क है। अब ये देखो,
इसके अलावा इसमें किसी किसी पे क्या राइबोसोम बैठे हैं? तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्पित। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता होगा? प्रोटीन बनता होगा। सो सिंथेसिस ऑफ मेक्स प्रोटीन प्रोटीन। और ये स्मूथ में क्या बनता होगा? SCR में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करेगा? मेक्स लिपिड का मतलब ऑयल है। अब देखो, तो ये दो रफ हैं जिसमें राइबोसोम बैठा है। ये डॉट डॉट क्या है बोलो? राइबोसोम। ठीक है, अब ये तो तुमको पता चल गया। अब जरा देखिए कि जब इसने प्रोटीन बनाया और इसने लिपिड बनाया तो क्या इसका कहीं ना कहीं डिस्पोजल भी होगा? तो ये बहुत सारी थैलियां हैं, वेसिकल्स। ये लॉजिस्टिक सेक्शन है, इनका काम है जो ये प्रोटीन बना बना के यहाँ भेजेगा। ये प्रोटीन ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड की माला है, ये प्रोटीन है। और ऐसे ही कुछ अलग कलर के होंगे तो वो लिपिड होंगे, तो इन सबको ले लेगा और एक साथ पैकिंग करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट है, एक ही घर में जाना तो एक ही साथ दोनों की पैकिंग कर देगा। तो इन दोनों को पैक करके प्रोटीन और लिपिड यहाँ पहुँचाएगा। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम है बताओ? इट इज रिकलेक्टिंग द मटेरियल्स मेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनाए गए जो प्रोटीन और लिपिड हैं, ये क्या है बताओ? प्रोटीन। और वो जो बनाया उसने इसने लिपिड बना दिया। तो लिपिड इन दोनों को कौन कर रहा है बताइए? या गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हो या गोल्जी ऑपरेटर्स, दोनों नाम है। इसका काम है पैकिंग करना। और हो सकता है उसे भी ज़रूरत नहीं, वो कह रहे तुम बार बार भेज दे रहे हो, अभी रुको, रखो, अभी 1 महीने रखो, बाद में लेंगे। पैकिंग करना, स्टोर करना और डिस्पैच करना टू इट्स रिस्पेक्टिव साइट। हाँ बोलो सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है? अभी बात मत करो, अभी तो इन्हीं की बात चल रही है। इन्होंने क्या क्वेश्चन किया था? तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन पूछने में उठ के कितनी बड़ी बात बोल दी है, उस वजह से ही तो मुझे करना पड़ा। उन्होंने अभी प्रश्न नहीं तुमने सुना था इनका, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। कितनी बड़ी बात बोली है जस्टिन ने। बोला सर आई ऑब्जेक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ आउटर सेल कवरिंग ही नहीं है। जस्टिन ने कहा, बोला सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी जो मेम्ब्रेन है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सर यहाँ भी ऑस्मोसिस होती होगी। और बोला गोल्जी बॉडीज में भी होती होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, सब प्लास्टिक्स में भी होती है और लाइसोसोम में भी होती है। सभी बहुत बड़ी बात बोली है, वरना हम यहाँ क्यों आते हैं? हम अपने टॉपिक पे रह जाते। दिस इज द ग्रेविटी। आप इनके क्वेश्चन को समझो, वो पूरा कर लें, फिर तुम्हारे पे आते हैं। नहीं तो इनका रिजॉल्व ही नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। इतनी बात समझ आएगी नहीं? तो क्या इन्होंने बताया? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट ओनली रेगुलेट वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल, हाउएवर विद इन द सेल ऑर्गेनल्स। इसको गोल्जी बॉडी बोला। गोल्जी बॉडी का श्रेय क्या काम है? रिस्पेक्टिव साइट में पहुंचाती है लिपिड या प्रोटीन को। इतनी बात समझ में आ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? वो किस, मानसी बोलो क्या काम है? निष्का बोलो, अच्छी बात। हाँ हर्षिता, इसका तो बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। सर, मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। सही है, इनका काम है। और फिर उनको पैकिंग कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करेगा। इसके अलावा इसी सेल में अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट होगा। तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट में हमने एक बार वीडियो भी तुम लोगों को दिखाया था, ऐसे कईयों में क्लोरोफिल बना हुआ है। तो उस स्ट्रोमा है बहुत सारे, उसमें क्लोरोफिल है, उसमें ग्लूकोज बनेगा। उसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ये दैट इज क्लोरोप्लास्ट में जब ग्लूकोज बनेगा तो जानते हो क्या होगा? ये पूरे बॉडी को ग्लूकोज दे, ये इसको देगा। ये ग्लूकोज बनने के बाद नाउ इट विल हैंड ओवर। ये देखिए, ये ग्लूकोज किसको हैंड ओवर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कर देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्लोरोप्लास्ट बताया। अब क्लोरोप्लास्ट इसको, ये किचन है क्योंकि यहाँ खाना बना, अब खाना तोड़ा कहाँ गया? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
कॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरीके का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, डबल लेयर। यहाँ पर ये इसने ग्लूकोज कहाँ भेजा बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लूकोज को इसने तोड़ दिया और एक ग्लूकोज से 38 यूनिट ऑफ एनर्जी निकाली। एक ग्लूकोज पर ग्लूकोज ये कितनी एनर्जी निकालता है? देख लो 38 यूनिट ऑफ एनर्जी, या एटीपी भी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम आगे बताएंगे इसको एटीपी कहते हैं। उसमें मतलब स्टोर होता है उस फॉर्म में। उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो अब इसने क्या किया बताओ? एनर्जी करेंसी। सुनो, इसने बनाया ग्लूकोज किसकी मदद से बनाया होगा? सनलाइट से, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से इसने बना लिया होगा। जब इसने बनाया तो उस ग्लूकोज को कहाँ भेज रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक ग्लूकोज को तोड़ता है और इतनी एनर्जी बनाता है, और इस एनर्जी को पूरे सेल में बांट देता है कि तुम लोग अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस करो, जिसको रेस्पिरेशन करना। वास्तव में यही रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज का बनना ही तो रेस्पिरेशन है। CO2 और वाटर से ग्लूकोज का बनना ही तो रेस्पिरेशन है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो यहाँ मेकिंग ऑफ ग्लूकोज है, यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। लेकिन फिर भी जस्टिन ने क्या कहा था दीदी, जरा बताओ। सर कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। हाँ, और उन सब जगहों पे ऑस्मोसिस। इतनी बात समझ आ गई? अब हम लोग रेयान की बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि रेयान की उससे भी बड़ी है। पहले उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली अर्पित ने, अब जो ये लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ पर थेसिस किया कि गूगल है आजकल भाई। हाँ बोलो बेटा। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। लो, इन्होंने और भी बात कर दी, अब हम लोग भी बात करते हैं। सो लेट अस सी ऑस्मोसिस क्या है, कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ऊंची सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का आवागमन ही परासरण। दिस इज ओनली नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई? अब ये कैसे हो सकता है? ऑस्मोसिस कैन टेक इन 3 डिफरेंट वेज। जरा देखो, और उन्होंने बोल दिया था नो सर प्लीज़ नेट, तो उनकी बात ज़्यादा मुझे पसंद आई, तो नेट लिख लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। नेट बोलने वाला बहुत कोई 7-8 साल में एक मिलता है अर्पित जैसे। नेट कितना बड़ी बात इन्होंने बोली, उसके लिए इन्होंने घंटों पढ़ा होगा। अब देखो ना, सो दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है, between surrounding and cell medium in 3 different ways. The movement of water from cell, between cell and surrounding, between cell and surrounding takes place in 3 different ways. These. अब अलग अलग चीज है, या तो अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, या जितना अंदर से बाहर जाए उतना ही बाहर से अंदर आए। नो नेट मूवमेंट, तीसरी चीज भी तो हो सकती है नहीं? तो अब तीनों चीजों को देखें। ऑन दैट बेसिस आउटर सराउंडिंग कैन बी subdivided into 3 types: isotonic solution, hypotonic solution and hypertonic solution। पानी कैसे आएगा जाएगा उसके बेसिस पे जो बाहर का सलूशन है, ये सेल के अंदर का सलूशन नहीं है। सेल तो सेल ही है, उसे तो जिंदा रहना है, वो चाहेगी कि हम एक जैसा ही मीडियम बना के रखें। ज़्यादा इधर उधर करोगे तो सेल मर जाएगा। तो हम ये देखेंगे तुमने उस सेल को रखा कहाँ है। सेल सबसे ज़्यादा आइसोटोनिक सलूशन में खुश रहेगा, कि जितना उसके अंदर पानी वैसा ही बाहर। तो पहला क्या है? ऑन दैट बेसिस आउटर मीडियम इज ऑफ 3 कैटेगरीज। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देख लो, जो हमारी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स हैं वो तुमने देखी है। तो तुम ऐसा करो कि 1 लीटर प्योर वाटर लो, डिस्टिल्ड वाटर, स्टीम से बना वाटर, उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। सो अगर 1 लीटर वाटर लो, अब उसमें 9 ग्राम सॉल्ट डाल दो। सॉल्ट का मतलब क्या है? NaCl। इस चीज़ को कहते हैं IV, इंट्रावीनस
इसको इंट्रावीनस सोल्यूशन कहते हैं। आईवी चढ़ रहा है, आईवी कुछ नहीं चढ़ रहा है, 1 लीटर पानी में 9 ग्राम नमक डाल दिया है और बाहर खरीदने जाओगे 250 रुपये का बेच रहा है। उसने अपना 3 मंजिला मकान बना लिया है, में आईवी चढ़ रहा है, कुछ नहीं चढ़ रहा है, 9 ग्राम नमक मिला बेच रहा है पानी। तो वो जो अगर आपने देखेंगे ऐसे में अगर तुम्हारी आरबीसी रेड ब्लड सेल डाल दी जाए तो बोलो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। तो ऐसे में उसके बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, तो ये डाल दिया जाए, तो वाटर इंजेक्ट किया जाता है उसके पूरी बॉडी में। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये कहीं जा नहीं रहा है, वाटर पूरी बॉडी में उसने इंजेक्ट कर दिया, तो सेल के बारे धीरे धीरे सेल ले लेगी अगर सेल को डिहाइड्रेशन हुआ है। तो ऐसे में अगर हेल्दी पर्सन है तो जो सेल के अंदर का मीडियम है और ये बाहर का मीडियम ये सेम है, इफ वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज सिमिलर टू वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, देन आउटर जो मीडियम है इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो आउटर मीडियम को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक विद सेल। वो किसके साथ? टोन्ड है, सेल के साथ। देखो इस चीज को, नहीं आया। फिर से समझो, यदि जो सेल के अंदर जितना पानी है और बहुत कुछ होगा अंदर, हमें नहीं लेना देना प्रोटीन कितना है, लेकिन उसके अंदर ये पार्टिकल वाइज काउंट होता है। तो बाहर तुमको उतने ही पार्टिकल नमक के डाल देने हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि नहीं वहाँ तो चीनी के हैं यहाँ नमक के, वो नहीं, पार्टिकल इक्वल होनी चाहिए बस। ऑस्मोस इस चीज में क्या हो रहा है? इस चीज में सेल के अंदर भी कुछ पार्टिकल होंगे, समझ आई? और बाहर तो तुमने 9 ग्राम डाल के कुछ पार्टिकल ही ऐड किए हैं। तो जितना वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड है, अगर उतना ही बाहर होगा, तो जितने अंदर से बाहर वाटर जाएंगे पार्टिकल्स, उतने ही बाहर से अंदर जाएंगे, और कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, और सेल न पिचकेगी, नाइदर इट विल श्रिंक एंड नॉर इट विल स्वेल। तो ना मतलब स्वेलिंग भी नहीं होगी, फूलेगी भी नहीं और पिचकेगी भी नहीं, एंड इट्स शेप विल रिमेन आइडेंटिकल। वो जैसा भी होगा ठीक ठाक रहेगा। और ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये बात समझा गई? तो पहला हम लिख लें, व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन? इफ water concentration outside the cell is similar to water concentration, Aditi, inside cell। आगे का सेंटेंस पूरा करो दीदी। Then तब क्या होगा? So then the water is called the isotonic solution which is stored with the RBC. अच्छी बात है। आरबीसी नहीं, हम ये किसी सेल के बारे में इन जनरल बात करें हमारी बॉडी में, देन कर सकते हैं। तो ये जो है वाटर का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन इस सेंटेंस को पूरा करो भाभी, ये भी पूरा नहीं हुआ है। देन हाँ बोलो, Solution is the cell will shrink or swell. पलक बोलो। देन नो नेट चेंजेस, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। उनकी बात सुनो जो अर्पित ने बोला, ध्यान रखो। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। जब अंदर बाहर वाटर सेम है तो पानी कहीं से भी कहीं क्यों जाएगा? नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस इन सच केस। इस केस में क्या होगा? दैट इज सराउंडिंग मीडियम सच सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सच हाँ, जो आउटसाइड सॉल्यूशन था ना, आउटसाइड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसके साथ आइसोटोनिक है? सॉल्यूशन। इट इज आइसोटोनिक विद सेल। ठीक है, अब जरा देखो, इसके आगे वही लाइन लिख दी गई है जो अर्पित ने बोली। पढ़ लो, चाहे पढ़ो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नीचे की 2 लाइन पढ़ो। पढ़ा? उसके नीचे देखो क्या लिखा है? फ्री टू पास ना, बोथ साइड। लिखा है कि नहीं?
फिर से समझो, इसमें क्या लिखा है कि वाटर इज फ्री टू मूव इन बोथ साइड। यहाँ एक पेज और पढ़ो, ये देखो, ये आगे क्या लिखा है बोलो, इसी के नीचे आइसोटोनिक के नीचे ये वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ साइड, है लिखा कि नहीं? तो इस तरीके से बट द मोमेंट, क्या आइसोटोनिक में अर्पित वाटर का मोमेंट ही नहीं होता? सर वो हाइपोटोनिक का है। सुन लीजिए, क्या मोमेंट ही नहीं होता या दोनों तरफ इक्वल मोमेंट होता है? यही सर हाँ सर आइसोटोनिक का ये अच्छा, वाला नीचे है। वाला कोई बात नहीं, तो नीचे वाले में लिखा होगा, तो इन आइसोटोनिक सोल्यूशन वाटर मूव्स इन बोथ द डायरेक्शन, हाउएवर देयर इज इक्वल मूवमेंट। बात समझ आई निष्का? क्योंकि वो तो डोर्स वाटर के लिए ही बने, उसमें जो पोर्स बने तो दोनों तरफ जाएगा लेकिन इक्वल जाएगा। ओके, सो नेट वाटर मूवमेंट जीरो है। अगर अंदर से 10 बाहर गए, बाहर से 10 अंदर गए, तो तुम्हारे घर में नेट मेंबर का परिवर्तन कितना हुआ? जीरो, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। समझ आए कि नहीं? अगर मान लो कुल मिला के अंदर बाहर जा रहे हैं, लेकिन 4 लोगों की सेल में बढ़त हो गई है 4 H2O की, तो कहेंगे 4 नेट वाटर मूवमेंट हैज टेकन इनसाइड। और अगर 4 की घटत हो गई है तो कहेंगे नाउ नेट वाटर मूवमेंट इज 4 वाटर मॉलिक्यूल हैज गॉन आउटसाइड। ये रिपोर्टिंग है, क्या घटत हुई या बढ़त हुई। अगर नेट अंदर आए हैं तो स्वेल अप हो जाएगा, और नेट बाहर चले गए हैं तो उसकी श्रिंकिंग हो जाएगी। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आई आपको? अब हम बात करते हैं अगले सोल्यूशन की, जो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। सो नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब जरा देखें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या दिया गया? पहला इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन दिया, मीडियम सराउंडिंग द सेल। ये जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने एक रेजिन ले लिया, रेजिन का मतलब किशमिश, तो किशमिश ग्रेप से बनती है, और हमने इसको पानी में डाल दिया, तो बोलो किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है कि बाहर? सो इफ आउटर कंसंट्रेशन, इफ आउटसाइड द सेल water concentration is more than inside the cell, then क्या होगा? If outside the cell water concentration is more than inside cell, then there is net movement of water from outside to, तो बाहर से अंदर पानी जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए? क्या ये पूरी तरीके से स्वेल अप हो जाएगी? यही होगा भाई, बाहर पानी ज़्यादा है तो बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से कहाँ से आएगा? उसके पास तो पहले ही से बेचारे के पास पानी नहीं है, तो बाहर भेज देगा क्या? बाहर भरा हुआ है तो अंदर ले लेगा। इसलिए खीर में से रेजिन फूल जाता है। हाँ, फूल जाते हैं, कई बार चिटक भी जाते हैं उसके माउथ पे, होता है कि नहीं होता है? अब जरा देखिए, सो तो क्या होगा? मोर देन इनसाइड सेल, देन नेट मूवमेंट ऑफ, देन सच सोल्यूशन जो बाहर है, बाहर वाले सोल्यूशन की बात करें, आउटसाइड, विच इज आउटसाइड सेल को कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे, सेल तो आइडेंटिकल है, उसको वो तो निर्दोष है, उसको तुम कहीं भी रख दो, इट इज इनोसेंट। अब बेचारे को तुम इधर रख रहे हो, उधर रख रहे हो, अंदर वाले में कुछ थोड़ी फर्क आएगा, वो तो बाहर तुम कैसे में रख रहे हो। सो इसे क्या कहेंगे? सच सोल्यूशन विच इज आउटसाइड इज कॉल्ड, मतलब उसे क्या कहेंगे? बोलो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये बात समझ आ गई? अब जरा देखो, ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब भी हम कहते हैं हाइड्रेशन, दो चीजें समझो लक्षिता, एक हाइड्रेशन है यानी पानी सेल के अंदर जाना, और एक है डिहाइड्रेशन, सेल का पानी बाहर आ जाना। तो तुमने मान लो यहाँ कोचिंग में बैठकर 2 गिलास पानी पी लिया, जैसे ध्यान अभी 2 गिलास पीने जा रहे हैं,
तो तुमने अगर 2 ग्लास पानी पी लिया तो क्या होगा? क्या तुम्हारे सेल के अंदर पानी बढ़ेगा? और तुमने 2 ग्लास पानी में या 1 ग्लास पानी में आधा गिलास नमक पी लिया, तो क्या ऐसे केस में तुम्हारे सेल का अंदर का पानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा? मतलब सेल का पानी निकल जाएगा। तुमने नमक खूब खा लिया, तो जब नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेल का पानी बाहर निकलने लगेगा, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर सेल अपना पानी लूज कर ले तो उसे क्या कहते हैं? और सेल को पानी मिल जाए तो कहते हैं जाओ हाइड्रेटेड होके आओ, यानी पानी पी के आओ। ये भी कहते हैं कि नहीं? और अगर सेल ने पानी पी लिया, लूज कर दिया, तो कहते हैं वो यूरिनेट करने गया था, डिहाइड्रेट होके आ गया, ऐसा भी। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, व्हाट इज हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। लेट अस सी। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। देखो ORS में कि अगर बॉडी में बता रहा हूँ आपको कि डिहाइड्रेशन हो गया तो उसको फिर से मेकअप कर लेता है, वो चीज़ सॉल्ट की कमी को बता कर दूँ हैं। हाँ आपको अब देखो ये बात पता चल गई कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इफ सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन then it swells up 94 से 97 हो गया था, and this is known as hemolysis। इसे क्या कहेंगे? Hemolysis। If cell is kept in hypotonic solution, then ठीक है, वाटर एंटर्स इनसाइड इट, पानी अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा। सो वाटर एंटर्स इनसाइड सेल, सेल swells up, it is called hemolysis। सर इस प्रोसेस को hemolysis कहते हैं। swelling up of cell when it is kept in, जब ये किसमें रखा जाए? बोलो। ठीक है, swelling up of cell when cell is kept in hypotonic solution is called hemolysis। तो किसी कोशिका का फूल जाना जबकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हो उसे hemolysis कहते हैं, swelling up। ओके, नेक्स्ट इज तो इसकी डेफिनेशन अलग से भी ऐसे लिखते हैं, स्वेलिंग अप ऑफ सेल व्हेन, श्रेया सेंटेंस पूरा करो। हाँ, इज कॉल्ड, सही है, व्हेन इट इज केप्ट in hypotonic solution is called hemolysis। Now मयंक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन दो, उसको देखते हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जरा बताइए। तो अभी तो मैंने मिटा दिया, आप बताओ। हाँ, यहाँ से देखते बोलो। हाँ बोलो। If inside the cell water concentration is more than outside, then such solution is which is inside, which is called hypotonic। उसे इनसाइड को कुछ भी कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर बाहर कंसंट्रेशन कम हुई पानी की तो आउटर सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक कहेंगे। सेल तो एक ही जैसा हमेशा रहना चाहेगा, ये उसकी होमियोस्टेसिस है, यानी एक जैसे बने रहना, एक जैसा होमियोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इफ आउटसाइड द सेल, वहां भी आउटसाइड की बात की गई, सो वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट आउटसाइड मीडियम। इफ आउटसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन, मानसी सेंटेंस को आगे बढ़ाओ। इफ आउटसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन, भाई तुम बताती ही नहीं, पलक बोलो। अब हम हाइपरटोनिक पे आते हैं। concentration is low, लेस, मोर तो पहले ही हो गया। less।
तो आउटसाइड द सेल यहाँ पर मोर था, तो ये वही बार बार बोल दे रही है, जबकि डेफिनेशन बदल गई। मानसी सोचती वही बोल लो, क्या जाता है, वही क्यों बोलोगे, डेफिनेशन बदलने से चीज बदल जाएगी। इफ आउटसाइड द सेल, मान लीजिए कि तुमने एक ग्रेप था और इस ग्रेप को तुमने चाशनी में डाल दिया, सिरप, शुगर सिरप। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अंदर वाटर ज्यादा है और बाहर तो सिरप है, तो जो ग्रेप्स है वो थोड़े 3-4 दिन में रेजिन बन जाएगा। उसके अंदर का सब पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और इट विल जस्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिन। सारा पानी बाहर जा रहा है ऐसा, और ये बन गया किशमिश। So if outside the cell, Nishka, if outside the cell, बोलो, what concentration is low, हाँ, is lower than, किससे lower है, than inside the cell, then, ठीक है, then जो outside solution है लक्षिता, उसे क्या कहेंगे, outside solution is hypertonic solution, ठीक है। in hypertonic solution, Pradyumn, water moves from inside the cell to outside and cell shrinks, cell क्या हो जाएगी, and this process is known as plasmolysis, इसे क्या कहते हैं, Plasmolysis. in hypertonic solution, water moves from inside the cell to outside the cell and cell shrinks, shrinks का मतलब है सिकुड़ जाती है। This process is called plasmolysis। भाभी इसकी जरा दूसरी प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन लगाओ। Shrinking of cell due to hypertonic solution. when it is kept in Hypertonic solution is called plasmolysis. प्लाज्मोलिसिस। तो ये मुझे बताओ, प्लाज्मोलिसिस में टर्जर होता है कि हीमोलिसिस में? टर्जर का मतलब होता है सेल का फटना। सेल किस में फट सकता है? जब हीमोलिसिस है तो कई बार क्या होता है, पानी में अंगूर डाल दो तो उसका मुंह फट जाता है, रख के देख लेना। तो फट क्यों गई सेल? क्योंकि उसको इतना पानी आ गया कि वो फट ही गया। समझ आ गई बात कि नहीं? सो टर्जर टेक्स प्लेस, कहाँ होता है टर्जर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल बस्ट हो जाती है। चलो अब जरा देखिए। सो डिफाइन ऑस्मोसिस, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, hemolysis, hypertonic solution, plasmolysis, ठीक है। and made diagram for hypertonic and आईवी का फुल फॉर्म क्या बताया? आईवी क्या है? That is intravenous fluid। तो ये कब यूज होता है? It is used during dehydration।
It is 9 grams salt, common salt, when added to 1 liter distilled water. Then it is intravenous fluid, intravenous solution या IV solution. It is injected. नाम दिया है ग्लूकोज चढ़ रहा है, ग्लूकोज नहीं चढ़ रहा है, IV चढ़ रहा है. तो ठीक है. It is injected in body during dehydration to recover the amount of water. समझ में आ गई बात? इसमें लीटर कितने का होता है? क्या 150 से लेके 250 तक अच्छी कंपनी. So it is 9 gram salt added to 1 liter distilled water. ठीक है. तो ये वेन्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है. It is used to recover the patient from dehydration. It is used to recover the patient from dehydration. Now, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. मेक डायग्राम ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये दो डायग्राम. मेक डायग्राम. तो उसी के साथ बना सकते हैं क्या? हाँ, उसी के साथ बना दीजिए. डायग्राम फॉर हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. यही पार्ट करना है बस. हाँ, हवा आ रही वहाँ ठीक ठाक है नहीं? इधर करें. Now, how does the movement in text question देखो, how does the substance like CO2 and water move in and out of the cell? तो कैसे substance move करते हैं? In text question page number 53. हाँ, सर पेज नंबर क्या है? page 53. Now, तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि CO2 एंड वाटर ये कैसे मूव करता है. इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर पूछोगे. दैट इज पहला क्वेश्चन. कि मान लीजिए एक सेल है. अमीबा भी तो एक यूनिसेलुलर है, वो एक सेल ही तो है कि नहीं? तो इनसाइड सेल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर. जबकि बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कि अंदर? आउटसाइड O2 ज़्यादा होगा और इनसाइड CO2 क्यों ज़्यादा होगा? वो रेस्पिरेशन करता है. तो रेस्पिरेशन करते समय जब अमीबा में ड्यू टू रेस्पिरेशन क्या होगा बोलो? concentration of CO2 inside the cell is more than outside. जरा ध्यान दें. तो रेस्पिरेशन की वजह से रेस्पिरेशन हर्षिता किस में होता है बोलो? ये दैट इज क्लोरोप्लास्ट में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में? कहाँ होता है रेस्पिरेशन बोलो? बहुत अच्छा. जैसा कि हर्षिता ने हम लोगों को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है. तो हम लोग देखें. हेलो, हाँ जी, राही वाली बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? अच्छा, एक गेट लगवाना था जाली वाला एल्यूमिनियम का. तो एट भी वर्तमान कॉलोनी. आप रेट बता दीजिएगा. वही जयसवाल क्लासेस में तो आपने काम किया है ना? आप तो वहीं पे अभी हम हैं. इसका तो भाग के मिल लीजिए जैसा होगा लगवाना होगा. हाँ, 8 भी ओके. आ जाइए 7:30 के बाद आ जाइए.
ना अब देखो रेस्पिरेशन क्या चीज होती है। जैसे हर्षिता ने हम लोग को बताया कि फोटोसिंथेसिस, बहुत बड़ी बात कही है कि इन्होंने बताया कि सर खाना बनना फोटोसिंथेसिस है। नहीं तो 9 के मोस्टली बच्चे जानते नहीं है इस बात को, ये है कि हर्षिता जानती है। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें जब सनलाइट पड़ती होगी और साथ में बाहर से क्या CO2 ले लेता होगा और वाटर ले लेता होगा, और इन दोनों की मदद से क्या बना देता होगा C6H12O6। और इसमें क्या क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्लोरोफिल जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और उस केमिकल एनर्जी की वजह से ये इसमें बदल जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या है, सोलर एनर्जी को किसमें बदलना, केमिकल एनर्जी में। तो हमको भाभी क्या बताया गया, बताइए ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या काम हो रहा है, सर इसमें सर वो खाना बन रहा है। क्या हो रहा है, मतलब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। सर इसको फोटोसिंथेसिस। इट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और लाइट की वजह से सिंथेसिस हो रहा है और इसका नाम क्या बताया गया, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ लिखो दैट इज फोटोसिंथेसिस। मानसी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती होगी, सिंथेसिस टेक्स प्लेस, बताइए जरा, क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट। अब जरा देखो इसमें CO2 के 6 मॉलिक्यूल लगते हैं और 6 मॉलिक्यूल और किसके लगते हैं बोलो, H2O के। और ये C6H12O6 बना देता है और 6 मॉलिक्यूल O2 देता है। या ध्यान दीजिए कि ये जो प्लांट सेल है ये दिन भर, पूरे दिन जब तक सूरज होगा खूब सारा CO2 ले रही है। क्या ले रही है बताओ, CO2। पानी हमने नीचे से दे दिया, पानी जड़ों से ले रही है, CO2 ऊपर से ले रही है, धूप ले रही है पत्तों पे, और क्या क्या बना रही है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, जो मीठे अंगूर है, आम है, वही है ये सब जिसका जूस तुम पीते हो। और साथ में ये बाहर क्या निकाल रही है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीजें हमारे उपयोग की है। ये चीज़ तो फ्रूट जूस है वो 10% ही अपना कंज्यूम करता है, बाकी तो हम ही खाते हैं। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस में इसने 2 चीज़ बाहर से ली, CO2 लिया और वाटर नीचे से ले लिया, खाना बनाया और O2 हमें दे दिया। अब जरा देखो इसका एक उल्टा प्रोसेस भी है, तो उसका उल्टा प्रोसेस जो कि है रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन कहाँ होता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे अंदर क्रिस्टल फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इसमें स्ट्रोमा है गड्डीदार, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में रियान क्या होता होगा, रेस्पिरेशन। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसमें ग्लूकोज टूटता होगा? Yes, sir. तो जब इसने ये बनाया तो क्या इसको दे दिया होगा? यस सर। अब यहाँ क्या लिखा है, ड्यू टू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेकिंग जब डाउन ऑफ तुम्हें रेस्पिरेशन करना है तो इक्वेशन वही है। ये देखो ग्लूकोज हमने खाया, सांस ली, 2 काम किया, और सांस लेने के बाद क्या बना, 6 उल्टा लिख रहा हूँ, 6 CO2 और 6 वाटर। वो बात समझ में आ गई? और बहुत सारे लो इन्होंने बता दिया कि ग्लूकोज खाया, सांस ली, CO2 बाहर निकाला, यूरिनेट करके आ गए वाटर। तो दोनों चीज ये बाई प्रोडक्ट थे, एक्सक्रीट कर दिए हमने। और साथ में ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया ने किया तो हर एक ग्लूकोज में इसने 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ATP, एडिनो वो हम आगे लिखा देंगे, ये एनर्जी करेंसी है, तो समझो एनर्जी की यूनिट है। तो हर एक मॉलिक्यूल में इसने क्या बना दिया, इतनी यूनिट बना दी। तो अच्छा ये बताओ, क्या ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस अमीबा ने भी रेस्पिरेशन किया होगा? Yes, sir. क्या इस अमीबा के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या? Yes, sir. क्या ये एक यूकैरियोटिक सेल है? Yes, sir. यूकैरियोटिक में तो सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया ने यही काम किया होगा। इसमें ये नहीं रहा होगा क्योंकि प्लांट सेल तो है नहीं, ये तो एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। तो इसने रेस्पिरेशन किया तो CO2 ज़्यादा हो गया, देख लो CO2 बहुत सारा हो गया। तो अब ये क्या होगा, नाउ ड्यू टू रेस्पिरेशन, पहले मैं बोलूंगा जस्मिता, फिर तुम बोलोगी।
ड्यू टू रेस्पिरेशन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड सेल इज मोर. बोलो इतनी बात. इसमें और सीधा रिपीट करो. Due to respiration, concentration of CO2 is more inside. इनसाइड द सेल सो इट डिफ्यूजेस आउट. सिंपली लिख दो. उसके लिए उसको किसी वाल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत गैप है. समझो जेल के जो डोर हैं या सलाखें हैं बार्स, क्या वो मच्छरों को रोक लेगा? गैस के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसको किसी ऑस्मोसिस की जरूरत नहीं, वो तो फ्रीली आ जा सकते हैं. सो इट डिफ्यूजेस आउट. तो ये CO2 क्या होगी बोलो? diffused. So it diffuses out, and the movement of water takes place through semi-permeable. In cell takes place through semi-permeable membrane by the process of osmosis. हाँ, तो movement of water, movement ही लिखना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. movement of water, कि पानी कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो मूवमेंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड. तुम्हारे स्कूल में तुमको कौन रेगुलेट कर रहा है बताओ? देवांश, चपरासी, जो गेट पे खड़ा हुआ चपरासी. तुम आओ तुम जाओ. तो मूवमेंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, फॉर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अगला क्वेश्चन पढ़ो. हाँ. सर हम ये भी लिख सकते हैं कि CO2 moves by diffusion and H2 moves by So why is osmosis through plasma cell membrane? ये बहुत जो और बच्चे लिखेंगे, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा रिफाइन लिखना. तो 4 लाइन नहीं है, लेकिन ठीक है. ये लिखना अंदर CO2 ज़्यादा है तो वो बाहर निकलती रहती है. इट मूव्स आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और वाटर इज रेगुलेटेड. रेगुलेटेड का मतलब अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है. इट इज़ एज पर रिक्वायरमेंट बाय द है वही चीज़ लिखी जो आप बोल रहे हैं, वही लिखी. तो सेंटेंस पूरा करके लिखें. फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस अच्छी रखें बस. और तो हमने कुछ उसमें नहीं किया. अगला क्वेश्चन देखो. व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, निष्का, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? अभी पूछ बोलो. एक ही बात है. सेमी का मतलब हाफ और सेलेक्टिवली का मतलब किसी को आने दे. हाँ बोलो. चलो आप बताओ. Sir, plasma membrane is called selectively permeable membrane because it allows only few particles to few Essential particles to enter. few essential अच्छा, particles. मतलब ये इट अलाउज सम पार्टिकल्स टू एंटर इनसाइड इट essential for the this cell, allows- which are essential चलो, for the cell. अब कुछ चीजें बताओ जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बोलो. हाँ बोलो. वो बता दिया स्ट्रोमा. अब तुम कुछ नहीं बता पाए. ये दोनों नहीं बताते. वो भाविन कितना तेज है पढ़ने में. Sir, एक डाउट है. स्ट्रोमा दैट इज द लेयर्ड और स्टैक्ड स्ट्रक्चर. अब तुमसे दूसरा प्रश्न. देखो पूछो कम सुनो ज्यादा. अभी देखो तुम में और अदिति में कंपटीशन है. बोलो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? देखते हैं कौन हु इज गुड लिसनर. हाँ बोलो. क्रिस्टे अभी बताया था कि नहीं? तो भाभी नहीं सब सुने क्या? इसके अंदर के स्ट्रक्चर को भाभी ने क्या बताया? क्रिस्टे. अब 2 चीज तुमसे पूछी गई. ये बताओ क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? चलो कोई बात नहीं. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? एक ही 10 छोटा सा जस्ट इन आप Sir, C6H12 मतलब क्या होता होगा? सबसे पहले ये बताओ. Sir, glucose produce करता है. प्रोड्यूस करता है ना, तो यानी इट इज ए फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process which it is used by plants to make food in the form of glucose or ATP. By using inorganic materials like carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. Repeat करो आदित्य. What is photosynthesis and where it takes place? Photosynthesis is a process in which sunlight
carbon dioxide and water is taken to make glucose in the chloroplast. It takes place in the cell. It takes place in chloroplast. सही है, इसको ऐसे बोलना, photosynthesis of is the process of making glucose with raw material like CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll. Repeat करो भाई. Photosynthesis is the process of producing glucose by using raw materials like CO2 and water in presence of sunlight. And chlorophyll. Respiration. What is respiration? हाँ. ठीक है. With help of oxygen, ठीक है, to produce energy, it takes place in mitochondria. Repeat करो. Glucose is breakdown down with the help of oxygen. It takes place in mitochondria. To make energy. Repeat करिए. हाँ, प्रज्वल. What is respiration? So the particles of sugar are break down into glucose. Into glucose का ग्लूकोज ही तो तोड़ा जा रहा है. बोलो देवांश. into So energy respiration. by using oxygen. सही है. हाँ बोलो. So respiration is the process in which glucose is made. Glucose is